साथियों, जय भीम। एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका अपना YouTube चैनल लेकर, जिसका नाम है द कांशीराम ऑफिशियल, और मैं हूं आपका अपना दोस्त विजेंद्र सिंह विक्रम। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो जैसा कि आप जानते हैं, इससे पिछले एपिसोड में हमने आपको पूना पैक्ट के बारे में कुछ शुरुआत की बातें बताई थी, जिसमें जो पूना पैक्ट महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में 1932 में 24 सितंबर को किया गया था, उसके 50 साल पूरे होने पर माननीय कांशीराम साहब के द्वारा 1982 में 1 महीने का एक धिक्कार दिवस और धिक्कार सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। तो जो ऑपरेशन इंडियन में छपा हुआ है, उसके हमने पिछले एपिसोड में आपको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो कहा था पूना पैक्ट का धिक्कार करते हुए, वो बातें हमने आपके सामने रखी थी। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं कि ऑपरेशन इंडियन के सितंबर 1982 के इश्यू में जो माननीय कांशीराम साहब ने अपना एडिटोरियल दिया है, जो ऑपरेशन इंडियन में छपा हुआ है एडिटोरियल, तो मैं आपको सबसे पहले उसका फोटो दिखाना चाहता हूं। ये एडिटोरियल है पूना पैक्ट डिनाउंस्ड। तो ये माननीय कांशीराम साहब के द्वारा जो सितंबर 1982 का द ऑपरेशन इंडियन का अंक था, उसमें ये एडिटोरियल माननीय साहब ने लिखा है। तो ये वैसे अंग्रेजी में है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी अनुवाद बताना चाहता हूं कि माननीय कांशीराम साहब इसमें क्या कहना चाहते थे। तो साथियों, मैं आपके सामने जो इंग्लिश में लिखा हुआ है, उसका पूरा इंग्लिश को न दोहरा करके हमारे हिंदी पाठकों के लिए, हिंदी जानने वालों के लिए मैं उसका हिंदी में ही अनुवाद आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो मेरे द्वारा किया गया है। पूना पैक्ट पर पूना की यरवदा जेल में गांधी जी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को हस्ताक्षर किए गए थे, और 24 सितंबर 1982 को इसके 50 वर्ष पूरे हो जाएंगे। पूना पैक्ट से लाभान्वित होने वालों द्वारा पूना पैक्ट की 50वीं सालगिरह स्वर्ण जयंती के रूप में मनाई जाएगी। उनके पास सभी कारण हैं खुशी मनाने के, तथा इस अवसर को समारोह पूर्व मनाने के लिए उनके पास पर्याप्त कारण हैं। क्योंकि जैसा आपको जानते हैं कि ये जो पूना पैक्ट है महात्मा गांधी और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बीच में पूना की यरवदा जेल में हुआ था। तो वहां के लोगों ने, पूना के लोगों ने इसके 50 वर्ष पूर्ण होने पर इसके सेलिब्रेट करने के लिए, इसके उपलक्ष्य में खुशी मनाने के लिए कार्यक्रम वो करना चाहते थे। तो माननीय कांशीराम साहब आगे लिखते हैं अपने इसी लेख में कि लेकिन उनका क्या, जो पूना पैक्ट के शिकार हुए, स्वाभाविक रूप से ऐसे लोगों से खुशी मनाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। तब उनको क्या करना चाहिए? यदि वे कमज़ोर हैं, बेबस हैं, लाचार हैं, तो उनको अपने सिर को झुकाकर मुंह बंद रखना चाहिए। यानी उनके लिए जो शिकार हुए थे, तो उनको क्या करना चाहिए? माननीय कांशीराम साहब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो लाचार हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो फिर उनको अपना मुंह बंद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर वो लाचार नहीं है, उनके अंदर हिम्मत और हौसला है, तो फिर उनको उठ खड़ा होना चाहिए, तथा इतने समय के बाद भी इसका खुला विरोध करना चाहिए, इसके विरुद्ध विद्रोह करना चाहिए। ये माननीय कांशीराम साहब अपने एडिटोरियल में लिखते हैं। इस पैक्ट के कौन लोग शिकार हैं? आइए देखें हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का इस संबंध में क्या कहना था। डॉक्टर अम्बेडकर के शब्दों में
पूना पैक्ट ने अनुसूचित जातियों के लोगों से वोट का हक छीन लिया है। प्राथमिक चुनाव में उनको नकारने के बाद जो उनकी इच्छा का सही प्रतीक है, वे लोग अंतिम चुनाव में जातिवादी हिंदुओं के वोट के द्वारा जीतकर आ जाएंगे। अतः पूना पैक्ट एक प्रकार से कपटपूर्ण धोखा है। इसको गांधी जी के अनशन के बल पर दबाव डालने के कारण स्वीकार किया गया था तथा साथ ही यह आश्वासन भी दिया गया था कि अनुसूचित जातियों के चुनाव में हिंदू दखलंदाजी नहीं करेंगे। गांधी जी के अनशन द्वारा बलपूर्वक दबाव डालने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए विवश करने के बाद बाबा साहब ने खुद इसको धिक्कारा था। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि बाबा साहब ने इसको धिक्कार करने का काम किया था, और मैं पूरा नहीं पढ़ने चाहता हूँ, दोबारा से रिपीट होगा। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर के इन शब्दों में कि हम यह स्पष्ट रूप से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अनुसूचित जाति के लोग पूना पैक्ट के शिकार हो गए। अब जब पूना पैक्ट के 50 साल पूरे हो चुके हैं, ये कब की बात कर रहे हैं हम? ये 1982 की मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूँ कि ये 1982 में मानवर काशीराम साहब ने अपने एडिटोरियल में लिखा था। उस समय तक पूना पैक्ट को 50 साल पूरे हो चुके थे। तो मानवर साहब लिखते हैं कि अब पूना पैक्ट के 50 सालों बाद इसके प्रभावों की जांच करते हैं। पूना पैक्ट द्वारा अनुसूचित जाति के हितों को बहुत से तरीक़ों से विरोधी रूप में प्रभावित किया है। पूना पैक्ट से जो अनुसूचित जातियों के हित हैं वो नेगेटिवली, नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए हैं। सारी बुरे प्रभावों को इतनी छोटी जगह में तो हम नहीं गिना सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा पूना पैक्ट का बुरा प्रभाव यह पड़ा कि जब उनके नेता डॉक्टर अंबेडकर उनको सदियों पुराने अंधेरे युग से निकालकर उजाले के युग की ओर ले जाना चाह रहे थे, तो उनकी सारी कोशिशों के बावजूद भी उनको दरकिनार करते हुए अनुसूचित जातियों को चमचा युग में धकेल दिया गया। चमचा युग यानी एन एरा ऑफ स्टूजेस। जब बाबा साहब अपने प्रयास कर रहे थे कि हमारे साथ सदियों से अत्याचार हुआ है, अन्याय हुआ है, हमारा समाज हमेशा से अंधेरे में डूबा हुआ था, तो अंधेरे युग से निकालने के लिए कोशिश थी कि हम उजाले की तरफ जाएं, लेकिन उजाले की तरफ जाते जाते पूना पैक्ट के कारण इस समाज को चमचा युग में धकेल दिया गया, जिसके बारे में माननीय काशीराम साहब जी आगे बहुत कुछ लिखा है। तो जो मैं फ़िलहाल बात कर रहा हूँ आपसे कि एडिटोरियल में आगे जो बातें लिखी हैं, ये पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के बाद भी डॉक्टर अंबेडकर हमेशा इसके बुरे प्रभावों से बचाने की कोशिश करते रहे तथा सुधारात्मक उपाय ढूंढते रहे। 15 मार्च 1947 को उन्होंने संविधान सभा को काफ़ी लंबा ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने पूना पैक्ट की खामियों की ओर ध्यान आकर्षित किया तथा स्थिति को सुधारने के लिए कुछ ठोस सुझाव भी उस ज्ञापन में प्रस्तुत किए गए। बाद में भारतीय गणतंत्र के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन की बदौलत जब बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, तो उसकी वजह से सुधार के भरपूर उपाय किए गए। साथ ही वे अपने जीवन के अंत तक इस दिशा में प्रयास करते रहे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर युग के बाद आने वाले समय में अनुसूचित जातियों को चमचा युग में से निकालने की कोई कोशिश नहीं की गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर 6 दिसंबर 1956 को हमारे बीच चले गए। अपने समय में उन्होंने भरपूर कोशिश की कि इसके जो नकारात्मक प्रभाव हैं पूना पैक्ट के, उनसे हमें कैसे बचा जाए। लेकिन जब बाबा साहब हमारे बीच से चले गए तो चमचा युग से निकालने की कोई कोशिश नज़र नहीं आई, और आज के समय में यह निष्प्राण मसला नज़र आता है, यानी इट इज़ ए डेड इश्यू टुडे। ये 1982 में जब बाबा मानवर काशीराम साहब लिख रहे हैं कि लोग यूज्ड टू हो गए, इसका कोई इसको प्रतिरोध करने के लिए, इसका विरोध करने के लिए, इसका धिक्कार करने के लिए उनमें इस तरह की ऊर्जा नहीं बची थी। उन्होंने इसको
एक तरीके से डेड इश्यू मान लिया था कि अब तो ये 50 साल पुराना मसला हो गया, अब इसके बारे में चर्चा करने की क्या ज़रूरत है। तो हमारे समाज के लोगों ने उसको एक तरीके से डेड इश्यू मान लिया था, क्योंकि आंदोलन ही मृतप्राय है। डॉक्टर अम्बेडकर के युग में न केवल कोई प्रयास किया गया, डॉक्टर अम्बेडकर के बाद के युग में पूना पैक्ट के संबंध में जब बाबा साहब हमारे बीच चले गए 1956 के बाद, तो डॉक्टर अम्बेडकर के युग के बाद कोई उपाय इसकी ओर नहीं किया गया, तथा अनुसूचित जाति के लोगों ने चमचा युग का मज़ा उठाना शुरू कर दिया, इसको एंजॉय करने लगे। हमारे ही समाज के लोग चमचा युग को बजाय प्रतिरोध करने के, चमचा युग का बजाय विरोध करने के, इसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाने के, इसको एक तरीके से एंजॉय करने लगे, इसका मज़ा उठाना शुरू कर दिया। इस तरह से स्थिति और बिगड़ गई तथा आज ये मसला सबसे महत्वपूर्ण बन गया है तथा इसमें तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये बाबा साहब ने जो अपना पूना पैक्ट किया था उससे जो हानि हुई है, तो इसके लिए माननीय कांशीराम साहब लिखते हैं कि इन बातों पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में और इस अवसर पर पूना पैक्ट के शिकार लोगों ने यह इरादा किया है कि वे इस चुनौती का मुकाबला करेंगे। संघर्ष के लिए बनाए गए संगठन DS4, जैसा कि आप सब जानते हैं कि माननीय कांशीराम साहब के द्वारा संघर्ष के लिए एक संगठन का गठन किया था, उसकी स्थापना की थी 6 दिसंबर 1981 को। तो कांशीराम साहब उसी DS4 संगठन का प्रयोग करने के लिए, पूना पैक्ट का धिक्कार करने के लिए DS4 को ही अपना हथियार बना करके कार्य करना चाहते थे। तो इसी संदर्भ में वे लिखते हैं कि संघर्ष के लिए बनाए गए संगठन DS4 के एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है तथा इस लंबे चलने वाले संघर्ष के लिए DS4 तैयार है। प्रारंभिक कदम के रूप में DS4 ने 24 सितंबर 1982 को धिक्कार दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया है तथा इसके पश्चात पूरे महीने धिक्कार सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जो पूना से शुरू होकर दिल्ली में समाप्त होंगे। धिक्कार दिवस तथा धिक्कार सम्मेलन लंबे चलने वाले संघर्ष की शुरुआत है। सभी संबंधितों से अपील की जाती है कि वे DS4 को अपनी क्षमता और शक्ति के आधार पर हर संभव सहयोग प्रदान करें। तो हम ये बात कर रहे थे कि माननीय कांशीराम साहब ने जो एडिटोरियल लिखा है, उस इंग्लिश में लिखे हुए एडिटोरियल का ये हमने आपके सामने हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया है। तो DS4 के माध्यम से ये सम्मेलन आयोजित किए गए थे और जैसा कि आप जानते हैं कि पूना पैक्ट के कारण हमारे समाज को बहुत बड़ा आघात लगा था, जैसा कि बार बार इस बात के लिए हम कहते हैं। और इसी संदर्भ में जब ये पूना पैक्ट हो गया था तो सीटें, जो आरक्षित सीटें थी, उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। 2 वोटों का अधिकार ख़त्म करके सीटों की संख्या बढ़ा दी गई थी, लेकिन वो जो सीटें थी उनमें केवल सामान्यतः एक ही वोट का क्योंकि अधिकार दिया गया था, तो उससे हमारे सही प्रतिनिधि चुन करके नहीं पहुंच सकते थे। और आज की अगर हम बात करें वर्तमान समय की, क्योंकि ये जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं तो इसका हमें वर्तमान से भी इसका असर पड़ रहा है। जो पूना पैक्ट हुआ था, उस पूना पैक्ट का खामियाजा हमें आज तक भुगतना पड़ रहा है। तो वर्तमान की जब हम बात करें तो हमें ये जानकारी है कि 131 सीटें पूरे देश में वर्तमान में रिज़र्व हैं और 131 सीटों में से 84 यानी 84 सीटें तो शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट्स के लिए रिज़र्व हैं और 47 यानी 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई हैं। और उनसे जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं वो
आप देखते होंगे जैसे उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटें हैं। अगर बड़े राज्य की बात की जाए तो 80 सीटों में से 17 सीटें रिजर्व हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र में 48 सीटों में से कुल 9 सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व हैं। और बड़े राज्यों में एक पश्चिम बंगाल भी आता है, तो 42 में से 12 सीटें एससी और एसटी को मिलाकर के वहाँ रिजर्व हैं। तो हमारे पास प्रतिनिधि आज कम नहीं हैं। संसद में जो एससी और एसटी के प्रतिनिधि जाते हैं, तो अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो ये संख्या 24% बैठती है। 24% जो संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर जो एमपी चुने जाते हैं, उनमें 24% जो एससी और एसटी के प्रतिनिधि होते हैं। अगर वो सही तरीके से हमारे आवाज़ को उठाने का काम करते संसद के अंदर, तो हमारा समाज बहुत आगे बढ़ गया होता। लेकिन जैसा कि बाबा साहब ने आशंका जाहिर की थी कि वो सही प्रतिनिधि नहीं होंगे वो, और जैसे मान्यवर काशीराम साहब ने जो ये बात लिखी है कि ये एक हम उजाले के युग से, अंधेरे के युग से जब हम उजाले के युग की तरफ जाना चाह रहे थे, तो उजाले के युग की न जा कर के हम लोग चमचा युग, देन एरा ऑफ स्टूजेस, चमचा युग में हमारा समाज धकेल दिया गया, चला गया। तो आज हमको जो हर जगह चमचों की भरमार नज़र आती है, वो सही प्रतिनिधि नहीं है। जो हमारे एमपी हैं जो चुन के जाते हैं रिजर्व सीटों से, वे वास्तविक रूप से शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के प्रतिनिधि नहीं हैं। वे हकीकत में चमचे हैं दूसरी पार्टियों के। और इसका सबसे पहला शिकार तो खुद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हो गए थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब 1952 में पहला आम चुनाव लड़ा, तो उनके सामने कांग्रेस ने एक दही और छाछ बेचने वाले को खड़ा कर दिया। उसका नाम था नारायण कजरोलकर। तो उस कजरोलकर को कांग्रेस के द्वारा खड़ा किया गया बाबा साहब को हराने के लिए। और ताज्जुब की बात यह है कि बाबा साहब को उस कांग्रेस के कैंडिडेट ने 15,000 वोटों से उस समय हरा दिया था। यानी खुद बाबा साहब जो है बनाया, जिन्होंने संविधान बनाया, उनको ही 1952 में पहले चुनाव में बाबा साहब को कजरोलकर के हाथों हारना पड़ा। और वहाँ के लोग तो बड़े कॉन्फिडेंस में थे, महाराष्ट्र के लोग, कि भाई बाबा साहब को कौन हरा सकता है। बाबा साहब तो जो है, उन्होंने मराठी में एक बात वहाँ के लोग कहते थे कि कुथे तो घटनाकार आम्बेडकर आणि कुथे हो लोनी बिकिया कजरोलकर। यानी एक तरफ तो जिन्होंने संविधान निर्माण किया है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं, और दूसरी तरफ एक लोनी बेचने वाला, दही छाछ बेचने वाला कजरोलकर है। तो कोई मुकाबला नहीं है। बाबा साहब तो जीत ही जाएंगे। लेकिन इस पूना पैक्ट के कारण की वजह से, पूना पैक्ट के प्रभाव की वजह से, खुद बाबा साहब को भी, जो सही मायने में प्रतिनिधि पहुंच करके लोकसभा में अपनी आवाज़ उठाते, लेकिन लोकसभा में उनको जाने से रोक दिया गया। और कजरोलकर नाम के शख्स को, कजरोलकर नाम के व्यक्ति को लोकसभा में कांग्रेस ने जो है जिता करके भेज दिया। और दूसरी बार एक उपचुनाव हुआ 1954 में, उसमें भी बाबा साहब, एक भंडारा सीट है महाराष्ट्र में, वहाँ से लड़े थे। तो वहाँ से भी उनको जीतने नहीं दिया। और वहाँ से एक भाऊराव बोरकर के नाम का एक व्यक्ति था, महार जाति से था, तो उसको वहाँ से कांग्रेस ने जिता दिया। तो इस तरह का खामियाजा लगातार बाबा साहब अपने जीवन में भुगते। और उसके बाद, उनके जाने के बाद में लगातार इस समाज को ऐसे ही चमचे संसद में चुने जाते रहे, और हमारी आवाज़ को सही तरीके से उठाने वाला कोई प्रतिनिधि नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि इस तरह का सामना हमारे समाज को करना पड़ा है। इसीलिए मान्यवर काशीराम साहब ने इस पूना पैक्ट का धिक्कार किया। उससे पहले बाबा साहब धिक्कार करते रहे थे। तो बाकी का जो ये कार्यक्रम मान्यवर काशीराम साहब ने जो चलाया गया, 1 महीने का कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें और ज़रूरी बातें हम पूना पैक्ट से संबंधित, पूना पैक्ट में वास्तव में और क्या टेक्स्ट क्या था इसका, अभी वीडियो क्योंकि बड़ा हो रहा है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में पूना पैक्ट से संबंधित जो और ज़रूरी जानकारी हम आपके सामने, जो मान्यवर काशीराम साहब ने द ऑपरेशन इंडियन में लिखी है,
उनके स्वयं के द्वारा बहुत ही प्रामाणिक जानकारी है। और हमारा ये पूरी तरीके से हम ये इस बात से मुतमईन हैं, हमें ये जानकारी है कि जो मानवर कांशीराम साहब ने ये जानकारी इस ऑपरेशन इंडियन में लिखी है, वो जानकारी दूसरी जगह मिलना आसान नहीं है। तो हम अगले एपिसोड में आपको पुनः पैक्ट से संबंधित दूसरी जानकारी देंगे। इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।